हेलो हेलो हेलो। आई होप दैट आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक। जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम पे हाफ कंप्लीट किया था, नाउ इज द टाइम टू कंप्लीट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज किंगडम फंगाई। आज हम पूरा चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, बाय द वे आप जो ये नोट्स देख रहे हो, हाईलाइटेड नोट्स, ये ऑलरेडी शेयर्ड है मेरे इंस्टा पे, सो डू फॉलो और उसका बेनिफिट लो, बिकॉज दिस हाईलाइटेड नोट इज लाइक इन हेवन। क्योंकि आपको जब भी रिवाइज करना हो, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू हाईलाइटेड पॉइंट्स एंड यू आर गुड टू गो एंड यू आर गोइंग टू स्कोर वंडर। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगाई से। आई होप कि पिछले वाला आपने पढ़ लिया होगा, आपको क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से मिल गया होगा, आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और आपने पीछे वाला सारी चीज़ें एटलीस्ट ट्राई तो किया होगा लर्न करने से पहले। एंड मेक श्योर कि आप ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले का पूरा लर्न करें। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप ऑन द डे जो हुआ है वो करोगे, यू विल सी अ मैजिक। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगाई से। ये किंगडम ना बड़ा ही बोलते हैं ना, जाना पहचाना किंगडम है। क्यों? क्योंकि इसको ना हम डेली लाइफ में बड़ा देखते हैं। भले आपने प्रोटिस्टा, स्पोरोजोन्स, ये सबको नहीं देखा होगा ज़्यादा, लेकिन फंगा है ना, बहुत ही बोलते ना, इट्स लाइक अ चाचू चाचा, वेरी नॉर्मल, वेरी इजी टू सी, आपको आजू बाजू इजीली दिख जाएगा। और बाय द वे आज न्यू ये है कि हम ना वो हाईलाइटेड नोट से ही पढ़ेंगे, ताकि हम जो स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक चीज़ें उस पर ही फोकस कर पाए एंड वी स्टडी द मोस्ट। और एनसीईआरटी तो देखो सब पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन सभी के 360 नहीं आते, बिकॉज दे जस्ट स्टडी अनवांटेड थिंग। बट हम यहाँ पे सिर्फ वांटेड थिंग पढ़ेंगे और वी आर गोइंग टू स्कोर द मैक्सिमम, राइट। तो हम समझते हैं किंगडम फंगाई के बारे में। सो जो किंगडम फंगाई है ना, ये इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना, सारे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। व्हाट डज दैट मीन? कि जो किंगडम फंगाई हमने देखा होगा रोटीज पे, ब्रेड्स पे, और ये विंटर्स में, या तो मैं बोल सकती हूँ रेनी सीजन्स में बड़े ही कन्वीनियंट होते, बहुत ही ईजिली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में, इस किंगडम में जो किंगडम फंगाई है, तो देख लो किंगडम फंगाई के अंदर कितनी वैरायटीज है। कैन यू सी दैट? किंगडम फंगाई खुद में इतना बड़ा है कि उसको एक स्पेसिफिक अलग किंगडम दे दिया गया है। और इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं सारे हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। नॉट ओनली दैट, जो किंगडम फंगाई है वो क्या शो करता है, इंपॉर्टेंट चीज जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे आए, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। किसमें जो किंगडम फंगाई है वो दो चीजों में डाइवर्सिटी दिखा, जो व्हाइटिश पार्ट होता है आपको लीव्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, रूरल इंडिया में बहुत ही इजीली होता है। और ये व्हाइटिश पार्ट देखने में हमें, ये जैसे ही देखेंगे ना तो कोई भी बता देगा कि भाई ये मस्टर्ड खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? उसका रीज़न एक ही है, दैट इज़ पैरासिटिक फंगाई। ये उस चीज़ को, मस्टर्ड के प्लांट को पूरी तरीके से खराब कर देता है। सम यूनिसेलुलर फंगाई ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ एक सेल का फंगाई भी होता है, जिसका नाम ईस्ट है, ठीक है, आर यूज टू मेक। आपको पता है कि ईस्ट कहीं ना कहीं ब्रेड, बियर्स और बहुत सारे कमर्शियल चीज़ों में काम आता है। तो देखो फंगाई इतना डाइवर्स है कि वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म तो है, हम खाते भी है, हमारे यूज़ में भी आता है। जैसे कि ईस्ट हो गया, वो बहुत सारी चीज़ों को ख़राब भी करता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व भी करता है, राइट। सो ये सारे अंदर मतलब डाइवर्सिटी इज ऑलराउंडर। सभी क्राइटेरिया में इसका नाम तो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, ठीक है। बहुत सारे फंगाई है जो डिजीज भी कॉज करते हैं, नॉट ओनली इन प्लांट्स बट एनिमल्स के अंदर भी। आपने देखा होगा फंगल स्कैल्प होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये तो देखा जाए तो ह्यूमंस को भी बहुत ही, ह्यूमंस इसको खाते भी है, ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी करने में आगे रहता है सभी चीज़ में। दैट इज़ वाई फंगाई सेल्फ इज अ किंगडम, और बहुत ही डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। व्हीट रस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि व्हीट रस्ट, व्हीट को खराब करने वाला भी एक फंगाई होता है जिसका नाम पक्सीनिया है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, एनसीईआरटी ने इंपॉर्टेंट बोला तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। सो पक्सीनिया इज अ व्हीट रस्ट कॉजिंग। क्या करता है पक्सीनिया? व्हीट रस्ट को कॉज करता है, याद रखना। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक। भाई कुछ तो एंटीबायोटिक हमें बहुत सारे डेडली ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, ये तो मोस्टली बहुत ही रेगुलर है, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन। व्हाट डज कॉस्मोपॉलिटन मीन्स? यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि बहुत ही डाइवर्स है, वो किधर भी रह लेते हैं, उसको से नखरे नहीं कि ओह मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, ओह दिस प्लेस इज नॉट मैचिंग माई वाइब, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहीं भी रह लेता है। एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल, प्लांट्स, हर जगह होता है। ये हवा में है, पानी में है, सॉइल में है, प्लांट्स के ऊपर है, एनिमल्स के ऊपर, एवरीवेयर। लेकिन उनकी प्रेफरेंस भी तो होती है ना, उनकी प्रेफरेंस क्या है? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई हम ना कोई भी फीड करो और कोई भी फूड को रेफ्रिजरेट क्यों करते हैं, हम फ्रीज़र में क्यों डालते हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा कोल्ड प्लेस है। फंगल ग्रोथ को कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्ट करता है। अरे बाहर छोड़ दो, थोड़ा सा हॉट है, ह्यूमन मिलेगा नेचर, तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब होने के चांसेस है, बहुत जल्दी फंगाई लगने के चांसेस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर्स? यस, देखो एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन पूछा आंसर भी दे दिया। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। तो जैसे हम बाहर रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ महाराष्ट्र, बहुत ही ह्यूमिड टाइप ऑफ नेचर होता है, फंगाई लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब रेफ्रिजरेट करती है कि कोई भी चीज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चल सके, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते। देखो ये हाईलाइटेड नोट कितने इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि पक्सीना एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एंटीबायोटिक का पेनिसिलियम है। सो डू फॉलो इंस्टा, आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विद एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फंगाई फिलामेंटस इन नेचर होता है, यानी मल्टी सेल्ड होता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ, उनकी बॉडी का ना कहीं ऊपर ना ऐसा ओवरव्यू दिया हुआ है। क्या दिया ओवरव्यू? कि वो लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमें आंखों से नहीं दिखता जब तक वो झुंड में ना हो। अगर हम इंडिविजुअल का पूरी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो माइक्रोस्कोप से हेल्प लेने के बाद ही एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि जो फंगाई है वो एक तो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल इन नेचर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम हाइफे बोलते हैं। सो फंगाई की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? हाइफे। जो पतला होता है, जैसे कि हम लोकल लैंग्वेज में पतले को कांडी बोलते हैं, सिमिलरली यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में फंगाई की बॉडी को हाइफे बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? इसको हाइफे बोलते हैं। हमने हर एक को अलग अलग नाम क्यों दिया? उसका रीज़न क्या है? हमने सभी को अलग अलग नाम दिया तो हमारे कन्वीनियंस के लिए, कोई कन्फ्यूजन ना, हम इसको कांडी बोलेंगे तो भाई हमें तो कुछ डिफ्रेंसिएशन ही नहीं होगा कि हम एक इंसान को स्पेसिफाई कर रहे हैं या फंगी को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो अगर हम फंगी को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उसको हम हाइफे बोलेंगे सिमिलरली। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बहुत सारे हाइफे जब मिलते हैं उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। व्हाट डज इट मीन? आपको पता है ना कि ऐसा कोई फंगाई ऐसा ग्रो करता है, ठीक है, ऐसा ग्रो करता है, मतलब बहुत सारे हाइफे जब साथ में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। जैसे बहुत सारे पतले लोग ने अपना एक ग्रुप बना लिया, बहुत सारे उन्होंने अपना एक झुंड बना लिया, एक सबकी कमेटी होती है, तो पतले लोग की भी कमेटी हो गई। उन कमेटी को क्या बोला जाता है? माइसीलियम इन द टर्म्स ऑफ फंगाई। तो याद रखना, अगर एक सिंगुलर लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसके हम हाइफे बोलेंगे, और जो नेटवर्क होगा बहुत सारे हाइफे का उसको हम माइसीलियम बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए सब। ये सब वर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट क्वेश्चंस में पूछा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाइफे क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। सो बहुत सारे सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये पतला सा हाइफे बना है, तो ये बहुत सारे सेल से बना है। कभी कभार क्या होता है, इन सेल्स के बीच में ना कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, ये सेल ना कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करता है। इन शॉर्ट, दो एडजेसेंट सेल इन एन हाइफे फ्यूज हो जाते हैं और एक कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी वजह से वो हमें क्या अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। उनका न्यूक्लियस ना बहुत मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने लग जाता है। व्हाट डज मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स? यानी कि अगर एक बहुत सारे सेल्स फ्यूज हो जाए, उनका साइटोप्लाज्म एक हो बट न्यूक्लियस अलग अलग हो जाए, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। दीज आर कॉल्ड एज सिनोसिटिक हाइफे। ऐसे पतले लोग जिनकी सारी न्यूक्लियस मिली हुई है, जिनके बीच में डिफ्रेंसिएशन नहीं है, मतलब ऐसे बेस्ट फ्रेंड जिनको तुम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते हो, उसे हम क्या बोला जाता है? सिनोसिटिक हाइफे। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे बट ये सारे वर्ड्स आपको क्वेश्चंस में ज़रूर मिलेंगे एज अ यूज़ करते हुए। ठीक है, अदर हैव
सेप्टा, सेप्टा यानी कि वॉल, ठीक है। जो मैं वर्ड बोलते जा रही हूँ, डू, अगर आपको याद नहीं है तो लिखते जाओ एनसीईआरटी के बाजू में कि व्हाट डज सेप्टा मीन्स। सेप्टा मीन्स इज वॉल, यहाँ पे लिखा ही है, और क्रॉस वॉल इन दर हाइफे, मतलब हाइफे मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुत सारे सेल से बना हुआ है, तो दिस पार्ट इज नथिंग बट सेप्टा, जिसको हम वॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, हमने अभी तक हमने क्या क्या समझा कि हाइफे क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, सिनोसिटिक हाइफे क्या होता है, और यहाँ पे सेप्टा का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं सेप्टा का मतलब होता है ये वॉल। द सेल वॉल ऑफ फंगाई, फंगाई की जो सेल वॉल है, जो उसको बहुत ही डाइवर्स बनाती है, उसको कॉस्मोपॉलिटियन बनाती है, वो कहीं पे भी रह जाती है, व्हाट इज दैट, उसकी जो सेल वॉल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज़ों से बनी हुई है। फर्स्ट इज काइटिन एंड सेकेंड वन इज पॉलीसेकेराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आएगा कि सेल वॉल ऑफ फंगाई इज कंपोज्ड ऑफ डैश एंड डैश, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको क्या टिक करना है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ये दोनों बहुत ही हार्ड सब्सटेंसेज हैं। ये क्या करते हैं, फंगाई को जितने भी हार्श कंडीशन है उससे बचाने का काम उनकी सेल वॉल करती है, जो बनी हुई है काइटिन और पॉलीसेकेराइड से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? तो अभी तक हमने देखा कि फंगाई इतनी डाइवर्स क्यों है, ठीक है। कोई भी बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ट्रिक होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर फंगाई बहुत ही ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटियन है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगा ही होगा। अब नेक्स्ट कल चलते हैं कि फंगाई जो हमने देखा कि हेटेरोट्रॉपिक है, और वो क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को, जैसे कि जो पैरासिटिक होते हैं, डेड सब्सट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स। व्हाट इज सेप्रोफाइट्स, आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा। सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड डिकेइंग से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो ऐसे कुछ बहुत सारे दिखो ना, डेड लीव्स पे, डेड ऑर्गेनिजम्स पे भी आपको फंगाई दिख जाएंगे। Those that depend on living plants and animal are called as parasite। तो देखो सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट के बीच में डिफरेंस क्या है। सेप्रोफाइट्स ऐसे फंगाई होते हैं तो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। पैरासाइट उससे पूरे अपोजिट है, वो लेते तो फूड एनिमल या तो प्लांट से ही है, लेकिन वो लिविंग होना चाहिए। जिंदा प्लांट्स और एनिमल से लिया जाए तो उसे हम पैरासाइट्स बोलते हैं, वहीं मरे से लिया जाए दैट इज सेप्रोफाइट्स। दे कैन ऑल्सो लीव एज सिम्बायोन्ट्स। ऐसा नहीं है भाई, उनके अंदर भाईचारा भी है, वो मिल के भी रहना पसंद करते हैं। जैसे कि वो एसोसिएट करते हैं विद एल्गा एज ए लाइकन, यानी कि फंगाई प्लस एल्गे दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करते कि भाई तू मुझे ये शेयर कर, मैं तुझे ये शेयर करूंगा। इन दोनों के बंधन को भी एक प्यारा सा नाम दिया हुआ है। इस रिश्ते को क्या नाम दे, इस रिश्ते को नाम दिया गया है लाइकन। सो फंगाई और एल्गे के रिश्ते को क्या नाम दिया है, लाइकन। ये रिश्ते का क्या नाम दे, लाइकन नाम दो, ठीक है। एंड विथ हायर रूट्स ऑफ प्लांट, और ना प्लांट्स के साथ, मतलब प्लांट है उसके रूट के साथ प्लस फंगाई, ये दोनों मिलके भी एक बहुत ही प्यारा सा एसोसिएशन बनाते हैं। उस एसोसिएशन का नाम है माइकोराइजा। इसकी डिटेलिंग आप आगे पढ़ोगे, बट याद रख लो इस जस्ट एसोसिएशन, ठीक है। वो दोनों मिलते हैं, एक फूड देता है, एक बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से लाके देता है, ठीक है। सो यहाँ पे एल्गे का काम फूड देना है, फंगा का काम न्यूट्रिएंट देना है एल्गे को सॉइल से लेकर। यहाँ पे सिमिलरली प्लांट्स का भी काम वही है, माइकोराइजा के साथ एसोसिएशन करता है। एसोसिएशन मतलब अगर मेरे पास 5 रुपए थे, तू 5 रुपए दे, हम लोग मिल के कुछ अच्छा खाएंगे, ठीक है। समझा इतना? ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन इन फंगाई। अभी फंगाई को अपनी बोलते ना अपनी आबादी को कंटिन्यू करना है, तो उसका रिप्रोडक्शन तो देखना पड़ेगा कैसे होता है। तो भाई रहने में जैसे कॉस्मोपॉलिटन है, सिमिलरली रिप्रोडक्शन में बहुत अलग अलग उसके अंदर वैरायटी हमें देखने को मिलते हैं। सो जैसे कि हमें पता है कि फंगाई कॉस्मोपॉलिटन है, किधर भी रह सकता है, राइट। दैट पर्टिकुलर फंगाई कैन लिव एनीवेयर। सो उसको अपनी आबादी को कंटिन्यू रखने के लिए उसको मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बहुत वैराइटीज के रखने होंगे, राइट। दैट इज वाई आप देखोगे कि जो रिप्रोडक्शन फंगाई के अंदर होता है वो बहुत ही डिफरेंट वैराइटीज के अंदर होता है। सो वैरायटी नंबर 1, जैसे कि हमने देखा कि वैरायटी नंबर 1 होता है कि वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। जब हम वेजिटेटिव मीन की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास हो गया कि अगर हम वेजिटेटिव तरीके से बात कर रहे हैं तो जो फंगा है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फिजन, बाय बडिंग। ये 3 मेथड है जिससे वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। कौन सा? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। अगर वेजिटेटिव दिखा रहा है तो ऑफकोर्स एसेक्सुअल भी दिखाएगा। तो उनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पोर फॉर्मेशन देता है,
और हमें पता है हमारे बायो के टर्म में दैट स्पोर फॉर्मेशन हुआ है, कुछ एसेक्सुअल हुआ है, कुछ अलग हुआ है, तो हम उसे नाम देंगे। सो फंगाई के अंदर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के फॉर्मेशन की वजह से, उस स्पोर्स को कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर्स का नाम दिया जाता है। सो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई के अंदर हो रहा है अगर, तो उसका हमने 3 डिफरेंट नाम दिया है। क्या क्या? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। एक बात याद रख लेना कि ये फंगाई वाले टर्म्स में ना यू हैव डिफरेंट क्लासेस, यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज इवन अंडर द किंगडम फंगाई। सभी के लिए बहुत थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। ऑफकोर्स अगर थोड़ा दिया है तो ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा होता है तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही कम होते हैं। बट ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आपको हर एक चीज़, हर एक वर्ड, हर एक लाइन याद होनी चाहिए। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा वो किसके वजह से होता है, कोनिडिया की हेल्प से या स्पोरेंजियोस्पोर की हेल्प से या जूस्पोर की हेल्प से। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसमें भी ना डिफरेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया किंगडम क्लासेस होता है, ठीक है, किंगडम है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें बहुत सारे फंगाई डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सो हर डिफरेंट क्लासेस के कुछ अलग अलग कैटेगरीज है, कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसी के बेसिस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी मेथड ना बहुत अलग अलग तरीके से देखे गए। तो ऊस्पोर हो सकता है, एस्कोस्पोर की हेल्प से हो सकता है, बेडसीडियस स्पोर्स की वजह से हो सकता है। ये तीनों मेथड के अंदर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर फंगाई एस्कोमाइसिटीज की क्लास में डिवाइड करता है, अगर उसके अंदर बिलोंग करता है, तो वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो एस्कोस्पोर्स की हेल्प से करेगा, राइट। तो वो किस क्लास में डिपेंडेंट है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, वो भी डिफाइन करता है कि उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस वे से होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होगा। सो दूसरा के कहीं पे भी वर्ड देखो, अभी इसमें हो क्या रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये गैमेट 1 है, ये गैमेट ए है, ये गैमेट बी है, कोई एक मेल से कोई एक फीमेल से। अभी कैरियोगैमी में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप बोला कि प्लाज्मोगैमी, कि जब भी दोनों भी मिलेंगे ना तो सबसे पहले इनका न्यूक्लियस तो इंटैक्ट रहेगा, वही रहेगा, सिर्फ इनका क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड होगा कैरियोगैमी, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, ये 2 न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस बन जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या होगा, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। मतलब ये जो जाइगोट बना जिसमें गैमेट ए भी है, गैमेट बी भी है, ये जाइगोट क्या करेगा, फर्दर मियोसिस की हेल्प से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। सो नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैसे प्रोसीड करती है। नंबर 1 इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो मीन्स प्रोटोप्लाज्म, गैमी का मतलब फ्यूजन होता है। सो जब भी गैमेट ए और गैमेट बी मिलेंगे तो सबसे पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा। नेक्स्ट होगा कैरियोगैमी। व्हाट डज कैरियोगैमी मीन्स, कैरियो का मतलब किधर भी होगा इन बायो, तो कैरियो का मतलब होगा न्यूक्लियस और गैमी का मतलब होगा फ्यूज होना। नेक्स्ट होगा कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। सो फर्स्ट क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्या कि दोनों गैमेट आए, दोनों ने मिला, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद उनका न्यूक्लियस फ्यूज हुआ एंड देन क्या हुआ, मियोसिस हुआ जाइगोट में और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। आई होप इतना क्लियर है कि 3 स्टेप्स। अभी ना जब भी हम देखते हैं कि ऑफकोर्स ये हर एक स्टेप है कि 2 गैमेट आया, 2 गैमेट ने फ्यूज़ किया, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ किया, देन क्या हुआ, देन क्या न्यूक्लियस फ्यूज़ हुआ। इन तीनों डिफरेंट स्टेप्स है। तो बहुत सारे फंगाई है, उनके अंदर कुछ कुछ वेरिएशन दिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप में भी, कि जब फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तो हमें पता है कि हैप्लॉइड्स हाइफे जो कॉम्पेटिबल मेटिंग के होते हैं वो दोनों जाके मिलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ हाइफे का मतलब बॉडी, राइट, हमने पढ़ा है अभी जस्ट। दोनों हाइफे आएंगे, उनके अंदर कॉम्पेटिबल मतलब वो दोनों बोलते ना मिलने के लिए बने, कोई भी गैमेट नहीं हो जाएगा, कोई भी ओवम नहीं हो जाएगा, एक पर्टिकुलर गैमेट एंड ओवम साथ में मिलेंगे और फ्यूज करेंगे। इन सब फंगाई ये जो फ्यूजन है 2 हैप्लॉइड सेल्स का, हमें पता है कि जो फंगाई के जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। वो क्या करते हैं इमीडिएटली, जैसे मैंने ऊपर प्रोसेस समझाया, वो इमीडिएटली क्या करते हैं 2n का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन हाउएवर इन सम फंगाई, कौन से फंगाई के अंदर 2 फंगाई का नाम दिया हुआ है, क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन तो आपको पक्का ही देखेंगे कोई भी टेस्ट सीरीज में, सो उसको देख लेना याद से कि ना 2 ऐसे किंगडम की क्लासेस है, कौन से एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। इसके अंदर क्या होता है, इंटरवाइनिंग डाइकैरियन स्टेज। तो ये जो आपको स्टेप दिख रहा है ना, ओके, लेट मी चेंज द कलर,
कि देखो यहाँ पे जो आपको ये स्टेप दिख रहा है ना, ये वाला जो मैं जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे ये स्टेप, तो कहीं ना कहीं ये स्टेप जो होता है जिसमें दो न्यूक्लियस अलग, प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूजन में बहुत टाइम लगाता है। इस फेज को उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है। ऐसा फेज किसमें देखने को मिलता है? दो ऐसे क्लासेस के अंदर। कौन से? नंबर 1 इज एस्कोमाइसिटीज एंड नंबर 2 इज बेसिडियोमाइसिटीज, जहाँ पे क्या होते हैं n+n, मतलब ये न्यूक्लियस का ये n और ये दूसरा n, ये दोनों क्या होते हैं? इंटैक्ट होते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे कंडीशन को डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं। डाइकैरियन का मतलब देखो, डाई का मतलब 2 और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, मतलब दिस इज न्यूक्लियस नंबर 1, दिस इज न्यूक्लियस नंबर 2। और इस फेज को हम डाइकैरियन फेज बोलते हैं। किसके लिए? फंगस के लिए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। उन्होंने क्या बोला है कि जो पेरेंटल न्यूक्लिया है फ्यूज करता है एंड बिकम डिप्लॉइड सेल्स। ऑफ कोर्स ये दो पेरेंटल न्यूक्लिया थे, अब ये वापस जाके क्या होंगे? न्यूक्लियस बनेगा, दो न्यूक्लियस होगा, फ्यूज हो जाएगा और क्या बनेगा? डिप्लॉइड इन नेचर बन जाएगा। द fungi forms fruiting body in which reduction division occur leading to formation of haploid spores। जैसे कि मैंने बताया 2n है, मुझे स्पोर्स का फॉर्मेशन करना है, तो ऑफ कोर्स ये 4 टाइप nn में मियोसिस की हेल्प से हमने क्या किया? इसको डिवाइड कर लिया। और हमने ये ना पढ़ा हुआ है मियोसिस कैसा प्रोसेस होता है, 4 सेल्स क्यों बनते हैं, हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आई वुड से दैट कि आप जाके वो लेक्चर देखिए, मियोसिस के सारे प्रोसेस को समझिए, एंड देन उन्हें आपको समझ में आएगा कि 2n से 4n कैसे बन गया। ठीक है, अब ना एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कभी भी चाहकर भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, कि मैंने आपको जस्ट बताया कि जो किंगडम फंगा है वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है, बट उसका डिवाइड करने का बेसिस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला उसका क्राइटेरिया क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि जो माइसीलियम है, मैंने आपको बताया था माइसीलियम क्या होता है? बहुत सारे हाइफे का कलेक्शन इज नथिंग बट अ माइसीलियम। दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी। देखो एनसीईआरटी सब पढ़ते लेकिन सभी को नहीं आता है, क्यों? क्योंकि ये बेसिस सब भूल जाते हैं, इसको सब निगलेक्ट कर देते कि हाँ क्या है ये, क्लासेस तो बताया ऐसे 4 पार्ट में। नहीं, वो ये भी पूछेंगे कि बेसिस क्या है, तो उनका 3 बेसिस है। नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, नंबर 2 इज मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एंड नंबर 3 इज फ्रूटिंग बॉडी। ये 3 बेसिस है जिसके बेसिस पे हमने जो फंगा है उसको 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अभी हम क्लास नंबर 1 पे चलते हैं, फाइकोमाइसिटीज के ऊपर। फाइकोमाइसिटीज इंपॉर्टेंट अगेन। अभी देखो मैंने बोला कि 3 क्राइटेरिया था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, 3 के बेसिस पे हमने क्या किया? क्लासेस में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक फंगा आया, तो मैंने ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, मुझे लगा ओके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करते, तो मैं इस फंगाई को फाइकोमाइसिटीज के अंदर रखूंगी। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले पता करने के लिए कि ओ ये कैरेक्टर मिलते हैं फाइकोमाइसिटीज के अंदर, तो मुझे सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज का कैरेक्टर पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ना देखो डिस्क्रिप्शन पूरी फाइकोमाइसिटीज इतने में खत्म हो गई, यानी कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं बोल सकते कि ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? फाइकोमाइसिटीज के अंदर। अगर आपको ब्रेड के ऊपर फंगस दिखा ना, ब्रेड के ऊपर फंगस दिखा और ये सारे कैरेक्टर्स आपको मिल रहा है कि हाँ डैम प्लेस पे मिल रहा है, इसका ये है प्रॉब्लम, तो अब पता चल जाएगा कि जो ब्रेड के अंदर दिखते हैं ना फंगस, वो फाइकोमाइसिटीज के अंदर बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हमें कैरेक्टर्स तो पता होने चाहिए, तो हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 1 की जो मेंबर है फाइकोमाइसिटीज का, वो फाउंड होता है एक्वेटिक हैबिटेट में, यानी कि नंबर 1 कैरेक्टर आपको कोई भी फंगाई एक्वेटिक, मतलब उसे पानी बहुत पसंद होना चाहिए, या तो डेड डिकिंग वुड के अंदर पाया जाए, सो इसे हम सीरोसिटिक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे सेप्टेड है, एक ही हमें लगेगा कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। ठीक है, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो हमें लगेगा सिनोसिटिक इन नेचर है। यहाँ पे मैंने बताया कि फंगस सारे वे से रिप्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 1 चलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे लेता है? ज़ूस्पोर, यानी कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे जो था हमने 3 नाम पढ़ा था, कोनिडिया पढ़ा था, ज़ूस्पोर्स पढ़ा था, स्पोरेंजियोस्पोर पढ़ा था। तो यहाँ पे ज़ूस्पोर स्पेसिफाई क्यों किया गया है? क्योंकि जो फाइकोमाइसिटीज के फंगा है वो जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना, उनके स्पोर्स में मोटाइल इन नेचर होते हैं। नॉट ओनली दैट कि कभी कभार हम उनको एप्लेनोस्पोर भी देख लेते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल भी होते ही होते हैं। These spores are produced endogenously in sporangium। अब सबसे पहले हमें 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। नंबर 1 की स्पोरेंजियम क्या होता है, और नंबर 2 ये एंडोजीनियसली क्या होता है। स्पोरेंजियम वो होता है, स्पोरेंजियम यानी कि फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेरा हाइफे है, माइसीलियम है,
उसके ऊपर एक बल्ज पार्ट है। ये ऐसा मतलब पर्टिकुलरली स्पेस जहाँ पे स्पेसिफाइड है कि ओ ये पार्ट है जहाँ पे हमारे स्पोर्स बन रहे हैं, उसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। अब इस या तो देखो स्पोर फॉर्मेशन होने का दो तरीका हो सकता है, या तो स्पोर्स इसके अंदर बनेंगे ऐसे फॉर्मेशन में, या तो स्पोर्स अंदर बनेंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि स्पोर्स ना इसके बाहर बने। ओके, लेट मी चेंज द कलर कि स्पोर्स ना या तो इनके बाहर भी ऐसे 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 बाहर भी बन सकते हैं। सो जो स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोजीनियसली प्रिपेयर्ड स्पोर्स, और ऐसे स्पोर्स जो फ्रूटिंग बॉडी या स्पोरेंजियम के बाहर बनते हैं उसको हम एक्सोजीनियसली स्पोर्ड बोलते हैं। तो फाइकोमाइसीडिस के जो मेंबर हैं उनके अंदर हम देखेंगे जो स्पोर्स बनते हैं वो एंडोजीनियसली बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। तो जाइगोस्पोर, देखो यहाँ पे जूस्पोर नहीं लिखा है, जाइगोस्पोर लिखा है। जाइगोस्पोर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स होता है, और जूस्पोर क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स होता है। मुझे याद है इस पे मैंने बड़ी गलती की थी, क्योंकि दोनों देखो देखने में वन टाइम फर्स्ट टाइम रीडिंग में आपको समझ भी नहीं आएगा कि दोनों डिफरेंट है। एक जूस्पोर है, एक जाइगोस्पोर है। जूस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जाइगोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कैसे फॉर्म्ड होता है? फॉर्म्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स बनते हैं और जो स्पोर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड है। मेथड नंबर 1 आइसोगैमस मेथड। आइसोगैमस क्या होता है? आइसो का मतलब सेम, गैमस यानी कि गैमेट। जो मेल और फीमेल गैमेट है दोनों एकदम हूबहू सेम हो, दोनों एग्जैक्टली सेम हो, ऐसा वे जहाँ पे ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट डिक्टो सेम दिखते हो, उसे हम बोलते हैं आइसोगैमस कंडीशन। या तो डिसिमिलर भी हो सकता है, एनाइसोगैमस या ऊगैमस, या तो एक जैसे कि ह्यूमंस में देखने को मिलता है, एक स्पर्म होता है एक एग होता है, दोनों क्या होता है? डिफरेंट इन नेचर होते हैं, तो हम उसको एनाइसोगैमस बोल देते हैं, या तो ऊगैमस। अब एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक एक चीज आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो सम कॉमन एग्जाम्पल्स जो होता है वो म्यूकर होता है। नंबर 1 फाइकोमाइसीडिस का एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस द ब्रेड मोल्ड एंड एल्ब्यूगो जो पैरासिटिक फंगाई होता है मस्टर्ड के ऊपर। देखा, डिस्क्रिप्शन सिर्फ इतने लाइन का ही है, लेकिन हर लाइन इंपॉर्टेंट है। हर लाइन आपको एक न्यू मीनिंग सिखा रही है, हर लाइन आपको एक न्यू मीनिंग बता रही है, तो आपको याद करना होगा ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज इंपॉर्टेंट। ना कि आप बोल सकते कि वो मैं ये लाइन छोड़ देता हूँ, नहीं, ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है तो बहुत ही क्रिस्प दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल मेरे साथ आप वापस बोलेंगे। नंबर 1 इज म्यूकर, नंबर 2 इज राइजोपस, नंबर 3 इज एल्ब्यूगो। 3 एग्जाम्पल है, आपको एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल लर्न करने। अनवांटेड देखा जाए तो भाई आप देखोगे तो इसके अंदर अनलिमिटेड एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, बट आपका जो एग्जाम है वो इसी पर्टिकुलर बुक से आएगा। तो म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ये 3 चीज याद रखना है। मेक श्योर उसका जो ऑल्टरनेटिव, उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया ना कि ये पैरासिटिक फंगाई है मस्टर्ड के ऊपर, ये भी याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से फंगाई है जो पैरासिटिक होता है मस्टर्ड के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एल्ब्यूगो की बात कर रहा है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आप। और इस पर्टिकुलर फंगाई एस्कोमाइसिटीज की एसेक्सुअल स्पोर को हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया, जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्सोजीनियसली, इंपॉर्टेंट है। स्पेशल माइसीलियम जिसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। देखो अभी देखो हर एक का नाम अलग अलग हो गया है। तो यहाँ की माइसीलियम, यहाँ के हाइफे को हमने क्या नाम दिया? कोनिडियोफोर। यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी बनता है, जो स्पोरेंजियम बनता है, उसके ऊपर क्या होता है? जो स्पोर्स होता है वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होता है, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी के बाहर जो क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है फॉर एसेक्सुअल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। हमें पता है कि कोनिडिया जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकलेगा, जर्मिनेट होगा, वापस ही बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। मैंने आपको बताया था कि एस्कोमाइसिटीज है, यहाँ पे जो मेथड प्रोड्यूस होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे स्पोर्स को हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। जो प्रोड्यूस होता है एंडोजीनियसली, इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारे एस्कोमाइसिटीज में होता है वो किसके थ्रू जाता है? स्पोर्स के थ्रू जाता है। वो स्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सेक्सुअल स्पोर्स होता है वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। इन सेक लाइक स्ट्रक्चर्स को एसाई बोलते हैं, सिंगुलर एस्कस बोलते हैं।
These asci are arranged in a different type of fruiting body called as ascocarp. मैंने बताया फ्रूटिंग, जैसे इसको मैंने कोनिडियोफोर बोला, ये फ्रूटिंग बॉडी को भी यहाँ पे अलग नाम दे दिया गया है. क्या नाम दे दिया फ्रूटिंग बॉडी को? एस्कोकार्प. ठीक है. और सिंगल होगा ना सैक लाइक, तो बहुत सारे फ्रूटिंग बॉडी, एक तो होंगे नहीं भाई, छोटा सा है ना, हम माइक्रोस्कोप के अंदर एक को देख रहे, ऐसे तो बहुत सारे होंगे ना फ्रूटिंग बॉडीज भी, एस्कोकार्प भी. तो एक को हम एस्काई बोलते हैं, और बहुत सारे होंगे तो एस्कस बोलते हैं. और ऐसी बॉडी को जिसके ऊपर एस्काई हो या एस्कस हो, उसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं. ठीक है. तो ये सब वर्ड से क्वेश्चंस डायरेक्टली तो नहीं आएंगे, बट आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि भाई ये सब नाम के थ्रू, ये सब नाम ना आपको क्वेश्चन में देखे जाएंगे. आप क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है. देख रहे हो, मतलब देखो हाइफे भी वही है, माइसिलियम भी वही है, कोनिडियोफोर भी वही है, एस्कोस्पोर्स भी कहीं ना कहीं समवॉट सभी के लोकल नेम भी है, और हर ग्रुप, हर क्लास के अंदर उसी चीज को अलग अलग नाम से स्पेसिफाई किया गया है. ठीक है. These asci, जैसे कि मैंने बोला कि हमने बहुत डिफरेंट वे से अरेंज होते हैं, जिसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं. ऑफकोर्स एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल आया एनसीईआरटी का तो इम्पॉर्टेंट है. एस्परजिलस हो गया फर्स्ट, सेकेंड इज क्लेविसेप्स, थर्ड वन इज न्यूरोस्पोरा. ये तीन. ऑफकोर्स देखो एक के अंदर तीन तीन एग्जाम्पल ही दिए, इजीली है, बार बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा. फर्स्ट टाइम ऑफकोर्स सभी के लिए डिफिकल्ट होगा. इफ यू थिंक एक ही बार याद होना चाहिए तो ही मुझे समझेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल. एक बार किसी को भी याद नहीं होता है. ठीक है. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड को ना स्पेसिफाई किया गया है, क्या कि न्यूरोस्पोरा जो होता है ना, वो एक्सटेंसिवली यूज होता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए. देखो इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं. नंबर 1 पूछेगा कि जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क के लिए कौन सा फंगा यूजफुल होता है, तो आपको पता होगा न्यूरोस्पोरा. क्वेश्चन घुमा के ये पूछ सकता है कि ऐसा जो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर फंगा है, वो किस क्लास में बिलोंग करता है जो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि वो होता है एस्कोमाइसिटीज. तो आपको बहुत ही घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा. आप आंसर तभी दे पाओगे, कभी दे पाओगे आप आंसर, जब भी आपको हर एक वर्ड बहुत बार आपने रिवाइज किया हो, बहुत बार आपको याद हो. ठीक है. Many members like morels and truffles are edible and are considered as delicacies. मतलब खाने लायक होते हैं, मतलब जो इसके अंदर आते हैं हमारे एस्कोमाइसिटीज के अंदर, उसके अंदर ईस्ट आता है जो हम बेसिकली ब्रेड एंड बियर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. नॉट ओनली दैट, उसके अंदर मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो खाते हैं ना, वो भी एस्कोमाइसिटीज का ही पार्ट है. उसके अंदर ही कौन आता है? एस्कोमाइसिटीज के अंदर ही आता है. तो नंबर 1 एग्जाम्पल एस्परजिलस, नंबर 2 इज क्लेविसेप, नंबर 3 इज न्यूरोस्पोरा, नंबर 4 इज मॉरल, नंबर 5 इज ट्रफल्स. यहाँ पे 4 है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेसिफाई किया है किसके बारे में? न्यूरोस्पोरा के बारे में, जो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. आई होप इतना क्लियर है. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, विच इज बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिडियोमाइसिटीज जिसका अगेन इंपॉर्टेंट ये भी सेक्शन है. बेसिडियोमाइसिटीज जिसको हम मशरूम्स, ब्रैकेट फंगा या पफबल जिसके अंदर आता है, उसे हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिकली जो फंगस होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के, वो सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स पे ग्रो करते हैं, ट्री के वुड पे ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करते हैं इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट्स. और इसके अंदर जो भी फंगस आते हैं ना, वो लिविंग प्लांट बॉडीज के अंदर एज अ पैरासाइट वर्क करते हैं. एग्जाम्पल कि प्लांट बॉडीज के ऊपर कौन से पैरासाइट्स होते हैं, तो उनका एग्जाम्पल दिया है रस्ट, स्मट्स. इंपॉर्टेंट है कि भाई प्लांट बॉडी के ऊपर जो पैरासाइट्स है वो कौन से है, तो रस्ट हो गया, स्मट हो गया. ठीक है. तो माइसीलियम इज ब्रांच्ड, इसमें भी माइसीलियम ब्रांच है, सेप्टेड है, यानी कि जो माइसीलियम बॉडी है कुछ ना कुछ ऐसे दिखेगा, और इसके अंदर क्लियर कट डिविजन दिखेगा आपको सेल के बीच में. एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, जो भी चीज नहीं पाई जाएगी ऑफकोर्स वो इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन पूछ देगा किसमें एसेक्सुअल स्पोर्स पाए ही नहीं जाते. ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स पाए ही नहीं जाते? वो है बेसिडियोमाइसिटीज. बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन. लेकिन ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो अच्छा खासा होता है बेसिडियोमाइसिटीज के ऊपर, जो फ्रेगमेंटेशन से होता है. सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट. अगेन क्वेश्चन पूछ सकते हैं दो चीज, एसेक्सुअल स्पोर किसमें एब्सेंट है और सेक्स ऑर्गन ही नहीं है. फ्रूटिंग बॉडी में तो बोलते हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन नहीं है लेकिन बनता जरूर है. देखो कितना ट्विस्ट है इसके अंदर.
but plasmogamy is brought by fusion of two vegetative और somatic cells of different strain और genotype. देखो इसके अंदर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, ऑफ कोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की चांसेस नहीं है, बट क्या होता है पता है आपको कि वेजिटेटिव जो स्पोर्स होते हैं ना वो सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो सिमिलर 3 स्टेप फॉलो करते हैं, जिसकी प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड फ्यूजन, जो डिफरेंट स्ट्रेन के होते हैं. मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है तो एक ये स्ट्रेन हो गया, वो दूसरा स्ट्रेन हो गया, 2 स्ट्रेन की हेल्प से वो तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करना चाहते हैं. द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोन. मैंने आपको बताया स्कोमैसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलता है. इसी की वजह, वो रियल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं क्योंकि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, लेकिन हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है क्योंकि उसके अंदर वो तीनों स्टेप फॉलो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करता है, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम. तो अब जो यहाँ पे बनता है, जो यहाँ पे जाइगोट बनता है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, उस जाइगोट को हम बेसिडियम का नाम देते. देख लो है तो सभी को एक ही, बायो इज नॉट डिफिकल्ट, नाम एक ही है बट उसको हर एक, देखो काम सभी का एक ही है बट नाम बहुत ही डिफरेंट है. हर कंटेक्स्ट में, हर ग्रुप में आके वही चीज़ का नाम भी डिफरेंट हो जाता है. जैसे कि जाइगोट है, यहाँ पे बेसिडियम कर दिया गया, ठीक है, जैसे कि वहाँ पे माइसीलियम था. कैरियोगैमी ऑफ कोर्स यानी कि फ्यूजन ऑफ किसका, हमारे न्यूक्लियस का. एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर. मैंने बोला कि यहाँ पे जाइगोट को इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने यहाँ पे जाइगोट को क्या बोला है, देखो यहाँ पे इन्होंने जाइगोट को क्या बोला है, बेसिडियम बोला है. ऑफ कोर्स इस जाइगोट पे हमें पता है कि मियोसिस होगा और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे. यहाँ पे अगेन ये हैप्लॉइड सेल्स को अगेन डिफरेंट नाम दे दिया गया है. क्या नाम दिया है यहाँ पे, बेसिडियोस्पोर. यहाँ पे जो हैप्लॉइड स्पोर बना है उसको हमने क्या नाम दिया है, बेसिडियोस्पोर. द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम. जो बेसिडियम बना हुआ है उसके अंदर ऑफ कोर्स यहाँ के स्पोरेंजियम को नाम दे दिया है बेसिडियम. इस बेसिडियम के अंदर जो स्पोरेंजियोस्पोर जो स्पोर्स बना हुआ है वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस है, जो सेक्सुअल स्पोर्स बने हुए हैं. द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प. एसेक्सुअल जो बेसिडियोकार्प्स है उसके अंदर ऑफ कोर्स इसके अंदर जो डिफरेंट अरेंजमेंट है उसको बेसिडियोकार्प बोल दिया गया है. सम कॉमन मेंबर ऑफ अगैरिकस. अगैरिकस यानी कि मशरूम, याद रखना दोनों ऑल्टरनेटिव नेम्स पूछे जाते हैं. यूस्टिलागो यानी कि स्मार्ट, पक्सीनिया यानी कि रस्ट, जो फंगस होता है. देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मशरूम का, ऐसे नहीं पूछेगा कि अगैरिकस किस क्लास को बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिडियोमाइसिटीज को, राइट. तो आपको याद रखना है कि अगैरिकस मशरूम. अभी देखो उसके याद करने का तरीका बताओ. अब डेली लाइफ में चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर दो. इंस्टेड ऑफ सेइंग मशरूम, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैड अ मशरूम टुडे, तो स्टार्ट सेइंग आई हैड अगैरिकस टुडे. इट साउंड बिट फैंसी. तो ट्राई टू इनकलकेट ऑल दिस वर्ड इन योर डेली रूटीन एंड यू वुड सी कि ये सब एग्जाम्पल्स याद करना डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज इट्स हिंदी, राइट. इट्स लाइक ट्राई टू मेक इट एज पॉसिबल एज कि आपको याद करने का कुछ एफर्ट ही ना देना पड़े. स्टार्ट यूजिंग इन टू योर डेली लाइफ, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. तो कौन से 3 एग्जाम्पल थे, अगैरिकस जिनको मशरूम बोलते हैं, यूस्टिलागो जिनको स्मट बोलते हैं, पक्सीना जिनको रस्ट बोलते हैं. आई होप इतना क्लियर है, ठीक है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट माइसिटी जो हमारा लास्ट क्लास है फॉर अ किंगडम फंगाई. जैसे कि लास्ट है तो इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमें. ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसका नाम क्या है जो लास्ट हमारे पास क्लास है, ड्यूटेरोमाइसिटीज. इसको ना कॉमनली इनपरफेक्ट फंगाई बोलते हैं. ऑफ कोर्स सोचो इसका डायरेक्ट नाम किसके सामने से रोस्ट किया गया है साइंटिस्ट ने इन्हें, इम्परफेक्ट फंगाई. कैन यू इमेजिन अगर कोई हमें इम्परफेक्ट बोले तो हमें कितना गुस्सा आता है, लेकिन इस क्लास को हमने इम्परफेक्ट फंगाई दिया. क्यों, इसका रीजन बताते हैं हम. क्योंकि इसमें ना सिर्फ एसेक्सुअल या तो वेजिटेटिव फेज ही पता चलता है. इसका ना सेक्सुअल होता है या नहीं होता, हमें इसके सेक्सुअलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है. When the sexual form of these fungi were discovered, they moved into the class they rightly belong to. देखो ये लाइन ना किसी को समझ में नहीं आता है. When the sexual form of these fungi were discovered, they moved into the class they rightly belong to. For example, मेरे पास एक फंगाई आया हाथ में, मुझे उसका सभी तो पता चल गया लेकिन मुझे ना उसका पता नहीं चलता कौन सा सेक्सुअल है, ये सेक्सुअली किस वे से रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये करता भी है क्या, या बहुत टाइम लगा रहा है, उस टाइम के स्पेन में मैं नहीं चेक कर पा रही और मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो मैं उसको टेम्परली ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर रख दूंगी. फिर अगर मैंने बहुत रिसर्च किया और मुझे पता चल गया कि भाई ठीक है ये मुझे लग रहा है कि वो ऊपर की जितने भी क्लासेस है उससे बिलोंग करते, तो मैं पर्टिकुलर उसमें जाके स्पेसिफाई करके उसको प्लेस कर दूंगी.
लेकिन अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है या मुझे कुछ कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे से, समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज दोनों के कैरेक्टर्स को रिलेट कर रहा है, मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं है, मैं फिर भी उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दूंगी। अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई भी फंगा की क्लैरिटी नहीं मिलती, मैं उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर ही रखूंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ना बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been one name। अब कैसे कभी कभार ऐसा भी हो जाता है ना कि asexual और vegetative हमें देखने में बहुत ही सिमिलर होता है, किसके अंदर, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। यानी हमें कोई भी कंफ्यूजन हो, मुझे उसकी वेजिटेटिव फेज नहीं पता चल रही है, मुझे उसकी एसेक्सुअल फेज पता नहीं चल रही है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये पर्टिकुलर फंगस दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को सिमिलर वे में क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, मुझे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, आई वुड प्रेफर टू पुट दैट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज and the sexual stage another are placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out the deuteromaicites। यानी कि जब मुझे पता चल जाता है एग्जैक्टली कि ओके ये इससे बिलोंग करता है, मैं उस पर्टिकुलर फंगस को जाकर एक पर्टिकुलर क्लास में जाके रख दूंगी। बट अंटिल अनलेस मुझे पता नहीं चला है, आई वुड प्रेफरली उसको मैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर रखूंगी। ठीक है, Once perfect sexual stage of this member of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes। अगर मुझे पता चला कि ठीक है अब मैं इसको बता कर सकती हूँ ओके इसका ये सेक्सुअल फेस है, इसका वो सेक्सुअल फेस है, तो मैं उसको प्रॉपरली उसके रिस्पेक्टिव क्लास में जाकर रख दूंगी। The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as Conidia। तो मतलब जो हमने देखा है कि जो बाकी जो भी ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो एक्चुअल मेंबर हैं वो ऐसे मेंबर है जिनकी सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स ही बनते हैं, वो भी क्या बनता है, कोनिडिया बनता है। द माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, इसके माइसेलियम सेप्टेट होते हैं, ब्रांच होते हैं। सम मेंबर आर सेप्रोफाइटिक्स और पैरासाइट वेल द लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कौन से क्लास के मेंबर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर और मिनरल साइक्लिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो किसके, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। तो देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज एक बोलते हैं ना बैकअप क्लास भी है, जो अगर मुझे कोई चीज़ पता नहीं चल रही तो मैं इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर रख दूंगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे फंगस है जो एक्चुअली ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं। वो कौन से होते हैं जिनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे पता ही नहीं कि वो सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कि फंगाई कॉस्मोपॉलिटन है, वो हर वे से रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसा कौन से है मेंबर्स, ऑल्टरनेलिया, कॉलिकोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ऐसा हो सकता है कि बहुत सालों बाद इसका मुझे सेक्सुअल फेस पता चल जाए और वो इस पर्टिकुलर क्लास में ना रह के किसी दूसरे क्लास में रहे। तो कौन से एग्जाम्पल, ऑल्टरनेलिया, कॉलिकोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। 3 एग्जाम्पल है, याद होना चाहिए कौन सा, ऑल्टरनेरिया, कॉलिकोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया हो आपको, हर एक पर्टिकुलर क्लास का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने जो हाईलाइट किया, जिसपे मैंने ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, मेक श्योर आपको बार बार पढ़े। एक बार किसी को भी याद नहीं होता, यू हैव टू एटलीस्ट रीड योर एनसीईआरटी फॉर 10 to 15 टाइम्स फॉर दैट बेटर कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मुझे कभी पूछ लो, आई एम रेडी टू आंसर। बहुत सारे नाम है, बहुत सारे यूनिक नाम है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने को एक नॉर्मल चीज़ को ही बहुत अलग अलग वैरायटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। मेक श्योर आप सब चीज़ याद करें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट्स द मेन एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर, कि आपको समझे कि ओ कोनेडियोफोर और माइसीलियम कहीं ना कहीं सेम है। ठीक है, अब हम चलते, इसका बहुत ही छोटा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्यों दिया पता है, क्योंकि हमारा ना एक नेक्स्ट चैप्टर ही पूरा किंगडम फ्लांटिक के अंदर एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें, किसमें, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया क्योंकि हम सारे किंगडम को डिटेल में पढ़ रहे, राइट। तो पहले 2-3 किंगडम को हम डिटेल में पढ़ लिया, अब किंगडम प्लांटी इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए उसका एक अलग ही चैप्टर बना दिया गया, बट इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है हमें। क्या दिया ओवरव्यू के नाम पे, कि जो किंगडम प्लांट है उसके अंदर सारे यूकैरियोट्स है, सबसे पहले क्लोरोफिल कंटेनिंग है, और जिसको हम कॉमनली नॉर्मल भाषा में प्लांट बोलते हैं। ठीक है, अ फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप, लेकिन ऐसा पाया कि बहुत सारे ना कुछ पार्शियली हेटेरोट्रॉप है, फुल्ली नहीं है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट्स होते हैं, जैसे ब्लैडर वॉट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट।
कि हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि फुली ऑटोट्रॉफिक है, कुछ कुछ ना पार्शियली हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्लैडर वॉट एंड सेकेंड वन इज वीनस फ्लाई ट्रैप। इंपॉर्टेंट है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नॉट ओनली दैट, कस्क्यूटा जो एक पैरासिटिक प्लांट भी है। सो कैन यू इमेजिन, हम ऐसे नेचर में एवरीथिंग इज नॉट जर्नलाइज, कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक्सेप्शन दिखेगा। तो यहाँ के सारे ऑटोट्रॉफ तो बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वॉट, और पैरासिटिक भी होते हैं जिसके नाम है कस्क्यूटा। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। हमें पता है कि प्लांट के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं विद अ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। और प्लांट के जो सेल वॉल है ना वो सेल्यूलोज से बने होते हैं। देखो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन आपको याद रखना होगा, जैसे कि फंगाई के अंदर हमने समझा कि काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की वजह से बनता है। आपको ये भी याद रखना होगा कि प्लांट के अंदर वो किससे बनता है, प्लांट के अंदर वो बनता है सेल्यूलोज से। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर डिटेल इन चैप्टर 8। हमने सेल्स के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे वर्क करता है, उसका किस वे से वो प्रोसीड करता है, एवरीथिंग। प्लांटी इंक्लूड एल्गे, ब्रायोफाइट, टेडिरोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये जो प्लांटिन है उसके अंदर अगेन बहुत सारी कैटेगरीज है, बहुत सारे सब ग्रुप्स है। नंबर कैसे कैसे सब ग्रुप है, एल्गे हो गया, ब्रायो हो गया, टेडिरो हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। ठीक है, हम जर्नली आजकल नॉर्मल डे लाइफ में किसके बारे में बात करते हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज 2 फेजेस। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट 2 फेजेस है। कैसे हम देखते हैं, एक होता है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्री बनाया, मुझे दिख रहा है कि ट्री ना 2n है, ये स्पोरोफिटिक नेचर है, यानी कि जो डिप्लॉयड है स्पोरोफिटिक है। इस फ्रूट के अंदर, इस सीड के अंदर जो सीड बनता है ना, यहाँ पे ना कुछ कुछ ऐसे सेल्स होंगे, प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर हैप्लॉयड गैमेट है, ताकि ये क्या करे, ये वापस जर्मिनेट हो, वापस क्या हुआ, सीड का फॉर्मेशन हो। मतलब हमें प्रोमिनेंट क्या दिख रहा है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक दिख रहा है नेचर, लेकिन उसी के अंदर हैप्लॉयड गैमेटिक भी है। सेम एज आर सेल्फ, हमारी ह्यूमन बॉडी के सेट 2n से, सिर्फ हमारी गैमेट n है। तो जो 2n उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक नेचर, और जो हमारे गैमेट्स है जो बहुत ही कम, मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे और बहुत ओनली एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन और बेसिकली वो यूजफुल होते हैं, उसे हम बोलते हैं हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक नेचर दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर। ऑफ कोर्स ऑल्टरनेट करते रहता है। द लेंथ ऑफ अ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज एंड वेदर दिस प्लांट्स आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट। द फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। हम आगे वाले चैप्टर में इसको पढ़ने ही वाले हैं कि बहुत ऑल्टरनेट करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे इसमें बहुत ही कांस्टेंट है, बट एक जब प्लांट जर्मिनेट करता है, सीड बनाता है, सीड के बाद एक प्लांट का फॉर्मेशन करता है, उसमें बहुत सारे फेजेस देखने को मिलते हैं, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, बहुत अलग अलग फेजेस हमें देखने को मिलता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसमें, चैप्टर नंबर 3 में। अगेन किंगडम एनिमेलिया आपको पूरा ही चैप्टर है, उसका भी छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पे, बट उसका भी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उन्होंने क्या बोला है कि जो किंगडम है ये कैरेक्टराइज है हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑफ कोर्स ह्यूमंस सारी चीज खाने पे दूसरी चीज पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली मल्टी सेलुलर इन नेचर होते हैं। मतलब जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है ना वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ जाएगी, और उनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली फूड प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन फैट। कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो बेसिकली वो इनका डाइजेशन इंटरनली होता है, और बहुत ज़्यादा खाना भी हो जाता है ना तो वो स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है होलोजोइक का मतलब क्या होता है, क्यों पहले खाना खाते हैं, खाते थ्रू माउथ, तो बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब वो खाना खाते हैं फर्स्ट इनसाइड द माउथ, सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज होलोजोइक। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। उनका ऐसे प्लांट्स देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ लाइफ टाइम होती रहती है, लेकिन हमारे अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनका ना पर्टिकुलर डिफाइंड ग्रोथ पैटर्न भी पाया जाता है।
एंड ग्रो इनटू एडल्ट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। और जब एक एडल्ट बनते हैं ना तो सभी का एक स्पेसिफिक शेप होता है, साइज होता है। हायर फॉर्म्स शो एलैबोरेटिव सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के बारे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड, प्रायॉन्स एंड लाइकन्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ना ऐसे ऑर्गेनिजम्स है कि इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन्स एंड सम एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस। वर्ड पे ध्यान देना, एसेल्युलर यानी कि जो वायरसेस है ना उनके पास सेल्स नहीं होते, दे आर नॉट अ सेल्युलर, उनके पास स्पेसिफिक सेल्स ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते। वायरॉइड एंड प्रायॉन्स के अंदर भी तीनों क्या होता है, ए सेल्युलर नेचर होते हैं। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे नेचर में ऐसे पाए गए जो ना विटेकर के अंदर क्लासिफिकेशन है, इन 5 किंगडम में नहीं पाए जाते, लेकिन वो भाई धरती पे तो पाए जाते हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। और क्या बोल रहा है वो, all of us who have suffered the ill effect of common cold or flu know what effect virus can have on us। हमें पता है कि हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, वो ना राइनो वायरस की वजह से होता है, जो हम आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो वायरस की वजह से होता है हमें, और हमें पता है कि वायरसेस, जो कोरोना आया था, हमें पता है कि वायरस एक ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर कितना इफेक्ट डाल सकता है। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विथ आवर कंडीशन, virus did not find a place in classification since they are not considered truly living। so virus को ना किसी 5 वे में क्लासिफाई नहीं किया गया क्योंकि वायरस इज नॉट अ लिविंग, उसको हम ट्रूली जिंदा नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई वो जिंदा रहने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दूसरे सेल को अपने अंदर कब्जा कर लेता है। वो खुद लिविंग नहीं है, खुद उसकी एक इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो दूसरे पे डिपेंड होता है। एंड दैट इज वाई हमने वायरस को एक मतलब खुद का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है। If we understand living as those organisms that have the cell structure, कि अगर क्राइटेरिया लिया कि ऐसे लिविंग वही होते हैं जिनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है, तो भाई वायरस के पास तो कोई सेल स्ट्रक्चर ही नहीं, इसलिए हम इसको ट्रूली लिविंग मानते ही नहीं है। द वायरस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिनके पास ना एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। तो ना उनका जो सेल कुछ सेल वॉलिज्म नहीं होता है, उनका सिर्फ एक क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होता है वायरस के अंदर, जो ई सेल्यूलर इन नेचर होते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ आपको टोबैको मोजाइक वायरस, सबसे पहले टोबैको मोजाइक वायरस एंड दूसरा है बैक्टीरियोफाज। ये दोनों वायरस है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको आरएनए देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कैप्सिड देखने को, सेल वॉल नहीं, कैप्सिड मतलब बहुत छोटे छोटे सेल्स के सब यूनिट है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द वायरस। कौन सा वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस है। और आपको यहाँ पे बैक्टीरियोफाज देखने को मिलेगा, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे आपको ये नाम याद रखना, इसमें नेमिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज हेड, ये ना कॉलर को स्पेसिफाई कर रहा है, ये शीथ को स्पेसिफाई कर रहा है, ये टेल फाइबर को स्पेसिफाई कर रहा है। मेक श्योर आप दोनों में भी याद रखें, दोनों में वायरस का स्ट्रक्चर है फॉर योर जर्नल इन्फॉर्मेशन, कि भाई वायरस दिखता कैसा, आंखों से तो दिखता नहीं है, तो माइक्रोस्कोपिक आपको इमेज यहाँ पे लगा के दी हुई है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। क्या बोल रहे हैं कि वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल्स टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और लिविंग और नॉन लिविंग? तो देखो वायरस एक्चुअली में तो लिविंग नहीं होता है, लेकिन अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करता है पता है, वो दूसरे की मशीनरी, दूसरे के सेल के पूरे फंक्शन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेता है। एंड दैट इज वाई फ्लू बहुत सारी बीमारियां कॉज कर देता है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या मानोगे आपके हिसाब से, आपको इसको लिविंग रखना चाहिए और नॉन लिविंग रखना चाहिए? Do let me know in the comment box, okay, what your views are on this. Virus means venom. So virus का मतलब क्या होता है? ये वायरस डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड वेनम। इसका मतलब जो पॉइजनस फ्लूइड होता है। डिमिट्री इवानोव्स्की जो 1892 में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सर्टन माइक्रोब्स एज अ कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फॉर टोबैको प्लांट कि बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था, और उस टाइम पे पता है
एक्सपोर्टर्स टोबैको से ना बहुत ज़्यादा कमाई होती थी, तो टोबैको मोजाइक जो हिसाब से ख़राब हो रही थी उसकी फसलें ना बहुत लॉस हो रहा था। तो उसमें जो साइंटिस्ट थे द्रिमित्री इवानोवेस्की, ठीक है, ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे पता है, इस पर काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे जो रिस्पॉन्सिबल था इस पर्टिकुलर क्रॉप को खराब करने के लिए। और उन्होंने क्या पाया पता है, उन्होंने पाया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना छोटे बैक्टीरिया से, और ये ना बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ना इजीली पास होते हैं। उनको चेक करना था कि अगर ये बैक्टीरियल कॉज है तो बैक्टीरियल फिल्टर पे क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसकी स्टडी करेंगे कि मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। लेकिन उन्होंने पाया कि भाई ये तो इस फिल्टर प्रूफ को भी इजीली पास ऑन कर जा रहा है। उनका ये कंक्लूजन था। उसके बाद उनसे कुछ कंक्लूजन मिला नहीं। फिर हमारे पास साइंटिस्ट आए नेक्स्ट, याद रखना कि इवानोवेस्की ने क्या किया था, उन्होंने देखा था कि जो बैक्टीरिया है ना, जो ये ऑर्गेनिज्म है जो टोबैको मोजाइक वायरस डिजीज कर रहा है, वो ना बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है। तो उनका कंक्लूजन नंबर 1 था। अब ये खत्म हो गया। अब दूसरे साइंटिस्ट है, कौन सा साइंटिस्ट, एम.बे. बिजर्निक, जो 1890 उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट एंड नेम द पैथोजन वायरस। देखो सबसे पहले वायरस नाम किसने दिया, न्यू पैथोजन नेम वायरस किसने दिया, एम.डब्ल्यू. बिजर्निक। देखना ये पुराने एनसीईआरटी में ना ये वायरस नेम वाज कॉइन्ड बाय इवानोवेस्की दिया हुआ है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में ये बिजर्निक दिया हुआ है। तो मेक श्योर आप न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करो। न्यू एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो वायरस नाम है वो बिजर्निक ने दिया था। और उन्होंने बोला था कि कॉन्टिजम वाइबल फ्लूइड, इन्फेक्शन लीविंग फ्लूइड। और हमारे एम.डब्ल्यू. बिजर्निक ने क्या किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक हेल्दी टोबैको प्लांट लिया और एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट लिया। उन्होंने देखा कि इसमें जो मैंने एक्सट्रैक्ट फ्लूइड किया है, अगर मैंने वही सेम फ्लूइड हेल्दी प्लांट के अंदर स्प्रे किया तो वो भी इन्फेक्ट हो जा रहा है इजीली। तो उन्होंने एक अपनी टर्म में एक सेंटेंस दिया, कॉन्टिजम वाइबल फ्लूइडम, यानी कि ये जो लिक्विड है वो एक इन्फेक्शियस लिक्विड है, जिस पे भी स्प्रे करो, हेल्दी प्लांट पे भी स्प्रे करो ना, तो वो इजीली क्या हो जाता है, इजीली इन्फेक्ट हो जाता है। तो उनका कंक्लूजन ये था। ठीक है, 2 चीज याद रखनी है एम.डब्ल्यू. बिजर्निक के बारे में। नंबर 1 उन्होंने वायरस नाम दिया, और दूसरा उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कॉन्टिजम वाइबल फ्लूइडम। इसका मतलब होता है कि उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था फ्लूइड जो एक हेल्दी प्लांट को भी इजीली इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आए एम.डब्ल्यू. स्टेल ने इन 1935। उन्होंने शो किया कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और ये क्रिस्टल ना बेसिकली लार्ज प्रोटीन से बना, मतलब उसको ना एक क्रिस्टल के फॉर्म में हार्ट शेप में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो क्रिस्टल्स है ना बेसिकली जो इनका आउटर कवरिंग है वो बेसिकली प्रोटीनिशियस इन नेचर है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल्स। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो एम.डब्ल्यू. स्टेनले ने बोला कि भाई ये वायरस तो बड़ा ही डेंजरस है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि पूरी मशीनरी को हड़प लेता है जिस भी सेल को इन्फेक्ट करता है। तो ठीक है, तो आपको तीनों साइंटिस्ट के नेम, उनका डेट और उन्होंने क्या बोला था वो भी याद रखना। तो उन्होंने पूछे क्रिस्टलाइज किसने किया था, एम.डब्ल्यू. स्टेनले ने। वायरस वर्ड किसने कॉइन किया था, एम.डब्ल्यू. बिजर्निक ने। तो आपको स्पेसिफिकली साइंटिस्ट ने क्या बोला था, उनके एक्सपेरिमेंट क्या है, एंड फॉर अ सेफर साइड उनका डेट ऑफ बर्थ भी याद, मतलब किस टाइम पर उन्होंने सेंटेंस बोला था, मेक श्योर आप वो भी याद करें। ठीक है, so in addition to proteins वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। मतलब उनका जो आउटर कवरिंग जो प्रोटीनिशियस इन नेचर है वो तो है, लेकिन उनका पास ना जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है। दैट कुड बी इधर आरएनए और डीएनए, या तो उसके अंदर आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। ऐसा कोई भी वायरस नहीं जिनके अंदर दोनों आरएनए भी हो और डीएनए भी हो। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शन। मतलब जो वायरस के अंदर जो बाहर वाला प्रोटीनिशियस पार्ट होता है वो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जस्ट कवर अप कर रहा है। उसका मेन इन्फेक्शियस पार्ट होता है उसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल, जो या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है। इन जनरल वायरस क्या होता है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्वेश्चन आता है, हाईलाइट कर दो कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस के अंदर जो बेसिकली प्लांट को इन्फेक्ट करता है, वो क्या चीज इन्फेक्ट करती है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट को इन्फेक्ट करती है।
एंड जो वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो तो या तो सिंगल हो सकते हैं या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकते हैं। देखो एनिमल्स के अंदर बड़ी वैरायटी है, कुछ भी हो सकता है, वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन प्लांट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। पूछा जाता है, फॉर अ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेक श्योर यू लर्न इट। बैक्टीरियल वायरस जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ऐसा वायरस होता है तो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। सो बैक्टीरियोफाज क्या होता है पता है? लोग ना कंफ्यूज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज समझते हैं कि भाई ये तो बैक्टीरिया है। ना ना ना, बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस। ये एक वायरस है जो एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मतलब बैक्टीरिया के लिए बहुत हानिकारक है। एंड यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को हार्मफुल होता है वो कौन से नेचर का होता है? बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उनके अंदर। तो ये तीनों चीज याद रख लेना कि वो प्लांट को किस वे में कौन सा जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, एनिमल्स के लिए कौन सा जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, बैक्टीरिया के लिए कौन सा जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। तो प्रोटीन कोड कॉजेज कैप्सिड। अब देखा नाम तो है प्रोटीन कोड, लेकिन उसको एक अलग नाम देना जरूरी है जिसको हम क्या बोलेंगे? कैप्सिड। वो एक स्मॉल सब यूनिट से बना गया कैप्सोमियर। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है, कैन यू सी हियर? हाँ, ये पूरा कैप्सिड है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे कैप्सिड लिखा गया है, लेकिन स्मॉल जो सब यूनिट आपको दिख रहा है ना, क्रिस्टलाइज प्रोटीनेशियस इन नेचर, ये क्या पता है? कैप्सोमियर। मतलब बहुत सारे कैप्सोमियर से बना हुआ है कैप्सिड। सिर्फ नाम है, देखो अलग अलग चीज का स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, दैट्स इट। These capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometrical form। मतलब जरूरी नहीं बहुत अलग अलग फॉर्म में वो अपने आप को अरेंज करके रखा रहता है बस। वायरस कॉजेज डिजीजेज, ये याद रखना कौन से वायरल डिजीजेज, कौन से बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। तो वायरल डिजीज मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है? वायरल डिजीजेज है। तो पूछ लेंगे भाई इसमें से वायरल डिजीज कौन सा है, काउंट करके बताओ, नंबर दे देंगे 3 4 5 6। बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है ये भी पूछ सकते हैं। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस। इन प्लांट द सिम्टम्स कैन ऑफ मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन्स क्लियरिंग, डुआर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। कि प्लांट्स के अंदर में ना वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा प्लांट के अंदर कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है? तो ना कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम नंबर 1 इज मोजाइक फॉर्मेशन। मोजाइक मतलब बहुत से पैचेस देखने को मिलेंगे। रीफ्लोरिंग, इसका मतलब जो लीफ है ना वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, कर्ल हो जाएगा। कर्लिंग हो सकता है, येलोइंग हो सकता है, जो लीफ जो ग्रीनिश इन कलर हो जाएगा, ग्रीनिश इन कलर होता है वो येलोइंग हो जाएगा। वेन क्लियरिंग, आपको ना वेन बहुत ही एकदम प्रोमिनेंट और वाइट कलर का दिखेगा। डुआर्फिंग यानी कि प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगा उसका। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफाइन करता है कि वो प्लांट के अंदर भी वायरल डिजीज हुआ है। एनिमल्स के अंदर होता है तो स्पेसिफिकली दिख जाता है उनके बिहेवियर्स के अंदर। भाई प्लांट तो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो डिफाइन करता है, जो क्लैरिफाई करता है कि ओ भाई इसके अंदर भी क्या हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है प्लांट्स के अंदर। ये सब डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट सिम्टम्स बताए गए, बस दैट्स इट। अब चलते हमने वायरस समझ लिया, वायरस क्या करते हैं। अब उनके छोटे छोटे भाई बहन को भी समझते हैं, वायरॉइड, प्रायॉन्स, लाइकन्स, इसको समझते हैं। वायरॉइड क्या होता है? इन 1971 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना डेट, T.O. डाइनियर, उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। वायरस से भी छोटा उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था जिनको हम वायरॉइड बोलते हैं, जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करते हैं। मतलब पोटैटो से लंबे लंबे बहुत पतले हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो उसको पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर हुआ है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA। तो जो एजेंट था ना जो कॉज कर रहा था, वो स्मॉलर क्यों था पता है? वायरस से, क्योंकि वायरस के पास तो क्रिस्टलाइन प्रोटीन स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन वायरॉइड के पास सिर्फ RNA था, उसकी आउटर कवरिंग कुछ थी ही नहीं, सिर्फ RNA था, फ्री RNA। इसकी वजह से वो स्मॉलर था देन वायरस। और ऐसी जेनेटिक मटीरियल विच वॉज जस्ट एब्सेंस ऑफ प्रोटीन, उनके पास कोई प्रोटीन कोड नहीं था, उसे हम वायरॉइड बोलते हैं। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन द वायरस। जो वायरस में पाया जाता है प्रोटीन कोड, वो इसमें नहीं पाया जाता है, एंड हेंस इसका नाम वायरॉइड रख दिया। द RNA ऑफ वायरॉइड ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट,
और नॉट ओनली दैट, जो जर्नली ह्यूमंस के अंदर आरएनए दिखता है ना, वो वाला आरएनए नहीं था, उससे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला आरएनए वायरॉइड के अंदर पाया जाता है, जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। और जो टी.ओ. डायनियर ने किस में देखा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के अंदर देखा कि भाई ये तो छोटा है, किससे छोटा है, वायरस से छोटा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ डिजीज तो कॉज कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते प्रायॉन्स के ऊपर। In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by agent consisting of abnormally folded protein. अब प्रायॉन्स क्या होता है भाई, ये तो सिर्फ प्रोटीन होता है भाई, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। abnormally folded protein that causes infection is called as prions. The agent was similar to the size of virus. Important, highlight कर लेना, ये similar होता है। देखो वायरॉइड ना स्मॉलर होता है, बट जो प्रायॉन्स होता है ऑफ कोर्स ना, अब देखो यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है तो उससे छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो, और वही वायरस का प्रोटीन है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, तो ये बड़ा होगा। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, प्रोटीन कोट है, अंदर जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, साइज तो यही कवर अप करेगा ना। इसी की वजह से हम बोलते हैं इसे कि वो सिमिलर इन साइज है वायरस के लिए। दीज एजेंट वर कॉल्ड एज प्रायॉन्स, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रायॉन्स बोलते हैं। The most notable disease caused by prion is bovine spongiform encephalopathy. इसका नाम क्या है, ये BSE को कॉज करता है, ठीक है, and commonly called as mad cow disease in cattle, and it is analogous variant of Jacob disease in humans. तो उसने क्या करता है, ये कैटल्स के अंदर एक डिजीज को कॉज करता है, उस डिजीज का नाम क्या है, स्पॉन्जीफॉर्म बोविन, क्या बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, वो कॉज करता है कैटल्स के अंदर। जब हमने देखा तो इट वाज जस्ट अ प्रोटीन जो एक डिजीज को कॉज कर रहा है, और इसका ही सिमिलर वेरिएंट ह्यूमंस के अंदर भी होता है। जिस डिजीज का नाम होता है जैकब डिजीज, उसमें भी क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स की वजह से डिजीज होता है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं लाइकन्स के ऊपर। जो लाइकन्स होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। जो क्या होता है, सिम्बायोटिक मैंने बताया तो लाइकन्स होता है, ठीक है, मतलब यानी कि इसमें फंगस का कुछ ना कुछ आपको म्यूचुअली, क्या बोल रहा है इसमें, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगाई, यानी कि एल्गा एंड फंगाई के संबंध को मैंने क्या बोला, लाइकन नाम दिया। इसमें एल्गा क्या करता है, इसमें एल्गा क्या करता है, फंगाई क्या करता है, इसका स्पेसिफाई किया गया है। क्या पे जो एल्गल कंपोनेंट है उसको हम फाइकोबायोन बोलते हैं। देखा ऑफ कोर्स, नाम देने में बायो तो माहिर होती है। जो एल्गल वाला पार्ट है उसको साइंटिफिक टर्म में फाइकोबायोन बोलते हैं, और जो फंगल वाला पार्ट है उसको माइकोबायोन बोलते हैं, विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक रिस्पेक्टिवली। फंगस वाला पार्ट है हेट्रोट्रोपिक है, और जो एल्गल वाला पार्ट है वो ऑटोट्रोपिक इन नेचर, ऑब्वियस है। इसमें दोनों एसोसिएशन में क्यों रहते हैं, नंबर 1, एल्गा फूड प्रिपेयर करता है क्योंकि ऑटोट्रोपिक इन नेचर है, वो थोड़ा बहुत शेयर कर देता है फंगाई को, और फंगाई क्या करता है पता है, प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। और जो यहाँ पे जो फंगाई वाला पार्ट है वो सॉइल से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो प्लांट्स को चाहिए रहता है वो एब्जॉर्ब करता है और उसे देता है। तो देखो म्यूचुअली कर रहा है, एल्गा इसको खाना दे रहा है, ये इसको मिनरल्स दे रहा है, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली काम कर रहे हैं। So close is their association that if we saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. जैसे कि आप देखोगे ना एक प्लांट्स को जिसमें एल्गर, आपको लगेगा ही नहीं कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, देखने में लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा भाई एक ही है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे बोला गया है कि लाइकन्स जो बहुत ही गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो लाइकन्स है ना, ये बहुत ही अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स है। आपको लाइकन्स वहीं दिखेंगे जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो अगर आपके एरिया में लाइकन्स दिखते हैं, दैट मीन्स यू लिव इन अ फ्रेश वाटर, यू लिव इन अ फ्रेश एयर, यू हैव अ फ्रेश वाटर, एवरीथिंग इज फ्रेश। ये पोल्यूटेड वाटर में नहीं ग्रो करता है। And here we are that we have completed NCERT reading of chapter number 2 biological classification, and I hope कि आपको सभी चीज़ क्लियर हुई हो। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है, डू लेट मी नो एंड डू रिवाइज योर NCERT अगैन एंड अगैन। 2025 या 2026 का जो भी नीट पेपर होगा, इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम NCERT।
हार्ड होगा बट एनसीईआरटी के अंदर से ही होगा. मेक श्योर दैट यू डू इट वेल. एंड नथिंग इज हार्ड इफ यू स्टडी सिंसियरली. हार्ड इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो अगर हम ना करें तो हमें हार्ड ही लगेगा. सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. डू लेट मी नो एनी क्वेश्चंस अगर आपको हो तो. बार बार रिवाइज करो. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.